घंटे में हम जानेंगे देश से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरें, जिसमें मुख्य तौर पर बात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे को लेकर। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रुनेई और सिंगापुर के 3 दिवसीय दौरे के लिए रवाना होंगे, जिसमें देखा जाए तो ब्रुनेई और भारत के जो रिश्ते हैं वो राजनयिक संबंध के 40 साल भी पूरे कर रहे हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री का ये दौरा काफी खास और काफी अहम और कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में भारत के रिश्ते ब्रुनेई और सिंगापुर दोनों से और मजबूत होते हुए हमें नजर आएंगे। लेकिन ये यात्रा कितनी और ज्यादा लाभदायक होगी भारत के लिहाज से, उस पर करेंगे चर्चा अगले 1 घंटे में। और इस अगले 1 घंटे में मेरे साथ स्टूडियो में रहेंगी मेरी सहयोगी भावना। सुप्रभात कृतिका। नया सवेरा के सभी दर्शकों को भी सुप्रभात। जिस तरीके से कृतिका ने बताया कि दक्षिण पूर्वी देशों के साथ अपने संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 दिवसीय विदेशी दौरे पर रवाना हो रहे। अब से कुछ देर का वक्त बचा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनेई के लिए रवाना होंगे और ब्रुनेई के साथ रिश्तों को मजबूत करते हुए नजर आएंगे, जिसमें रक्षा, प्रौद्योगिकी और उद्योग जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विचार कर सकते हैं, विमर्श कर सकते हैं, मंथन कर सकते हैं। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही है। 2,44,000 सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों समेत अगस्त का वेतन जो है उनका रोक दिया गया है। क्यों रोका गया है ये आपको तमाम अपडेट देंगे। इसके साथ साथ बात होगी मॉनसून की, क्योंकि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं और भारी बारिश के कारण भारी तबाही भी देखने को मिली है। अगले कुछ घंटों यानी कि 24 घंटों में किस तरीके से मौसम का हाल रहने वाला है वो आपको बताएंगे। इसके अलावा बात होगी खेलों की, जहां पेरिस पैरालंपिक में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। बताएंगे आपको कि कितने मेडल अब तक आ चुके हैं भारत की झोली में। शुरुआत करते हैं नया सवेरा की सुबह की सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में ब्रुनेई और सिंगापुर दौरे पर होंगे रवाना। पहले पड़ाव में ब्रुनेई के सुल्तान के साथ करेंगे द्विपक्षीय संबंध और सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों के 40 वर्ष पूरे। तेलंगाना में बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 16 लोगों की मौत। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के कई क्षेत्रों में भी बारिश ने बढ़ाई लोगों की दिक्कतें। खराब मौसम के कारण जम्मू कश्मीर के रियासी में आज स्कूल बंद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महाराष्ट्र दौरे के दूसरे दिन महाराष्ट्र विधान परिषद के शताब्दी वर्ष समारोह में होंगी शामिल। पुणे में सिम्बायोसिस इंटरनेशनल डीम्ड विश्वविद्यालय के 21वें दीक्षांत समारोह को भी करेंगी संबोधित। कोलकाता दुष्कर्म और हत्या मामले में डॉक्टरों का प्रदर्शन जारी। वहीं कल गिरफ्तार किए गए आरजी कर के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष की आज कोर्ट में हो सकती है पेशी। भाजपा का राज्य सरकार पर आंदोलन को दबाने का आरोप। शराब नीति घोटाला मामले में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत का आज अंतिम दिन। सीबीआई की तरफ से जारी चौथी सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर भी आज फैसला संभव। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा बंधकों की रिहाई को लेकर गंभीर नहीं है इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू। विरोध प्रदर्शन के बीच नेतन्याहू ने बंधकों की मौत पर मांगी माफी। ब्रिटेन ने आंशिक रूप से रोकी इजरायल को हथियारों की बिक्री। खेल की खबरों में पेरिस पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ियों का दमदार प्रदर्शन। 5वें दिन 2 स्वर्ण, 3 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। सुमित अंतिल ने पैरालंपिक रिकॉर्ड के साथ जेवलिन में जीता स्वर्ण। और साथ ही खेल की खबरों में यूएस ओपन में भारत के रोहन बोपन्ना ने मिश्रित युगल के सेमीफाइनल में बनाया स्थान। बोपन्ना और इनके इंडोनेशियाई जोड़ीदार ने क्वार्टर फाइनल में मैथ्यू एबडन और बारबोरा क्रेजिकोवा की चौथी वरीयता प्राप्त जोड़ी को दी मात। तो ये थी हेडलाइंस और हेडलाइंस के बाद अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे और बुलेटिन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्रुनेई यात्रा से करेंगे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में ब्रुनेई दौरे पर रवाना होंगे, जहां दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और सहयोग के नए अवसरों के साथ ही महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर भी चर्चा की जाएगी। भारत और ब्रुनेई के राजनयिक संबंधों के 40 साल पूरे हो रहे हैं और ये यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेहद ही अहम और महत्वपूर्ण मानी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
3 और 4 सितंबर को ब्रुनेई के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों और सहयोग के नए क्षेत्रों को लेकर चर्चा होगी। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों के 40 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ऐसे में पीएम मोदी की ब्रुनेई यात्रा कई मायनों में अहम हो जाती है। प्रधानमंत्री मोदी सुल्तान हाजी हसनुल बोल्किया के निमंत्रण पर ब्रुनेई की यात्रा कर रहे हैं। ब्रुनेई यात्रा के पहले दिन पीएम मोदी ब्रुनेई दारुस्सलाम की राजधानी बंदर सेरी बेगावन में नए चांसरी भवन का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन के बाद भारतीय उच्चायोग नए भवन से कार्य करेगा। उसी दिन पीएम मोदी सुल्तान उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद का दौरा करेंगे, जिसका नाम वर्तमान राजा सुल्तान हाजी हसनुल बोल्किया के पिता के नाम पर रखा गया है। अगले दिन प्रधानमंत्री मोदी रॉयल पैलेस में सुल्तान और शाही परिवार के सदस्यों से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों पक्ष प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता भी करेंगे। आपको बता दें कि दोनों नेता कई मौकों पर पहले भी मिल चुके हैं। His Majesty Sultan Haji Hassanullah Bolkiah paid state visits to India in 1992 and in 2008, and he also attended the ASEAN-India commemorative summits in 2012 and in 2018. In the last visit, he was also chief guest for our Republic Day along with other ASEAN leaders. During the visit, Prime Minister will engage in bilateral discussions on all aspects of our bilateral relations and cooperation with Brunei, and also explore new areas for cooperation. बीते एक दशक में दोनों देशों के बीच संबंध लगातार विकसित हुए हैं। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग एक प्रमुख घटक है। रक्षा के क्षेत्र में 2016 में दोनों देशों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए थे, जिसे 2021 में नवीनीकृत भी किया गया है। नौसैनिक दौरों का आदान प्रदान और भारत में विभिन्न क्षमता निर्माण कार्यक्रमों में ब्रुनेई के नागरिकों की भागीदारी बढ़ते रक्षा और शैक्षिक संबंधों को रेखांकित करती है। इसी के साथ ब्रुनेई भारत की एक्ट ईस्ट नीति और इंडो पैसिफिक की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के संदर्भ में भी ब्रुनेई से व्यापार संबंध महत्वपूर्ण हैं। ब्रुनेई दारुस्सलाम से भारत हर साल 500 से 600 मिलियन डॉलर का कच्चा तेल आयात करता है। दोनों पक्ष अंतरिक्ष और स्वास्थ्य क्षेत्रों में भी सहयोग करते आए हैं। द्विपक्षीय संबंधों पर कॉम्प्रिहेंसिव विचार विनिमय होगा, डिस्कशन होगा। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी विल हैव एन ऑफिशियल कॉन्वर्सेशन हिज मैजेस्टी के साथ। बायलैटरल टॉक्स होंगी। देयर इज एन ऑफिशियल लंचन उनके ऑनर में ऑर्गेनाइज किया गया है। भारत अपनी एक्ट ईस्ट नीति को आगे बढ़ा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रुनेई दारुस्सलाम यात्रा कूटनीति के लिहाज से इस क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण रहेगी। भारत और ब्रुनेई दारुस्सलाम नए क्षेत्रों में अपना सहयोग बढ़ाएंगे और हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए भी यह यात्रा अहम रहेगी। ब्रुनेई के बाद प्रधानमंत्री मोदी 4 और 5 सितंबर को सिंगापुर की यात्रा पर रहेंगे। सिंगापुर भारत के बीच रणनीतिक साझेदारी के 10 साल पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर पीएम मोदी सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे। Our trade and investment flows have shown a steady growth. We have robust defense cooperation and growing exchanges in culture and education. And we have identified new anchors of our partnership under the India-Singapore Ministerial Roundtable Framework. पीएम मोदी की पहली सिंगापुर यात्रा उनके पहले कार्यकाल के दौरान हुई थी। द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने की दिशा में प्रधानमंत्री का ये सिंगापुर दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। जानकारों का कहना है कि इस दौरे से व्यापार और निवेश सहित विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देश करीब आएंगे और सहयोग को नई रफ्तार मिलेगी। मुनमुन भट्टाचार्य और दिव्येंदु मंडल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनेई के लिए रवाना होने वाले हैं और उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संदेश देकर कहा है कि आज मैं ब्रुनेई दारुस्सलाम की पहली द्विपक्षीय यात्रा पर जा रहा हूं। हम अपने राजनयिक संबंधों के 40 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए महामहिम सुल्तान हाजी हसनल बोल्किया और शाही परिवार के अन्य सम्मानित सदस्यों के साथ अपनी बैठकों को लेकर उत्सुक हूँ। साथ ही प्रधानमंत्री ने अपने आगे कहा कि ब्रुनेई से मैं 4 सितंबर को सिंगापुर की यात्रा करूंगा। मैं राष्ट्रपति थरमन
शनमुगरब्रम, प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग, वरिष्ठ मंत्री ली सिन ल्यूंग और गोह चोक टोंग से मुलाकात को लेकर भी उत्सुक हूं। मैं सिंगापुर के व्यापार समुदाय से भी मुलाकात करूंगा। मैं सिंगापुर के साथ विशेष रूप से उन्नत विनिर्माण, डिजिटलीकरण और सतत विकास के नए और उभरते क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर भी चर्चा करूंगा। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देश हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक विजन में महत्वपूर्ण भागीदार हैं। मुझे विश्वास है कि मेरी यात्रा से ब्रुनेई, सिंगापुर और आसियान क्षेत्र के साथ हमारी साझेदारी और मजबूत होने वाली है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रस्थान वक्तव्य। ब्रुनेई यात्रा से पहले उन्होंने कहा कि दोनों देशों के साथ रिश्तों को और प्रगाढ़ बनाने के लिए और नया अध्याय जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण पूर्वी एशिया का दौरा करने वाले हैं। बिल्कुल, और इसी के साथ में आपको बता दें कि अपने ब्रुनेई दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी बंदर सिरी बेगावन में मस्जिद सुल्तान उमर अली सैफुद्दीन का भी दौरा करेंगे और मस्जिद परिसर में प्रवासी भारतीयों से भी मुलाकात करेंगे, जहां भारत और ब्रुनेई के लोगों के बीच संबंधों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस मस्जिद यात्रा को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आइए दिखाते हैं आपको इसी पर आधारित ये खास रिपोर्ट। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनेई दारुसलाम की राजधानी बंदर सेरी बेगावन मंगलवार को आएंगे तो उनका एक मुख्य कार्यक्रम मस्जिद उमर अली सैफुद्दीन में होगा। वो यहां आएंगे और भारतीय मूल के लोगों से मिलेंगे। इस ऐतिहासिक मस्जिद का नाम ब्रुनेई के वर्तमान सुल्तान के पिता और उनके पूर्ववर्ती सुल्तान उमर अली सैफुद्दीन के नाम पर रखा गया है। वे ब्रुनेई के 28वें सुल्तान थे। मुगल वास्तुकला से प्रभावित इस भव्य मस्जिद के निर्माण के उनके सपने को साकार होने में 4 साल लग गए थे। अंततः 1958 में इसका निर्माण पूरा हो पाया था। We have had very deep historical linkages with, as you would know in history, this island was known as the Borneo Island, and Indian sailors, traders, merchants, pilgrims, preachers, Buddhist pilgrims, they had been sailing these waters. And from the pre-modern, pre-medieval and pre-Islamic times, there have been very deep ties between India and Borneo Island, the residents of this island. इसके निर्माण में केवल बेहतरीन सामग्रियों का उपयोग किया गया था। इसमें शंघाई ग्रेनाइट और इतालवी संगमरमर का इस्तेमाल हुआ है। इंग्लैंड से रंगीन कांच और क्रिस्टल झूमर मंगाए गए थे। सऊदी अरब से सोने की पत्ती से ढका गुंबद और बढ़िया कालीन लाए गए थे। We are very proud to welcoming our Honorable Prime Minister to Brunei Darussalam. We all everybody join, we get together, and we are welcoming our Honorable Prime Minister to Brunei Darussalam. मस्जिद की 52 मीटर ऊंची मीनार इसे केंद्रीय बंदर सेरी बेगावन की सबसे ऊंची इमारत बनाती है। प्रवासी भारतीय मस्जिद में प्रधानमंत्री से मिलने के लिए बहुत उत्साहित हैं। प्रधानमंत्री जी आ रहा है, हम लोग कितना एक्साइटेड है, हम लोग उसके लिए। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त अपने विदेश यात्रा के लिए रवाना हो चुके हैं। ब्रुनेई के लिए वो रवाना हो चुके हैं और आगे अगर देखा जाए, फिलहाल ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ब्रुनेई और भारत के जो संबंध है वो और मजबूत होते हुए आगे आने वाले समय में हमें नजर आएंगे। फिलहाल ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश यात्रा ब्रुनेई और सिंगापुर के लिए रवाना हुए हैं। आपको बता दें कि ब्रुनेई की यात्रा करने वाली कोई भी पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं तो बेहद ही महत्वपूर्ण यात्रा मानी जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रुनेई की। और ब्रुनेई के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे सिंगापुर। हालांकि बात करें अगर भारत ब्रुनेई के तो राजनयिक संबंधों को 40 वर्ष पूरे हो गए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रुनेई यात्रा में रक्षा, उद्योग और प्रौद्योगिकी से जुड़े क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा, मंथन होगा। इसके अलावा रक्षा क्षेत्र से जुड़ी और भी कई संभावनाएं इस यात्रा में देखी जा रही हैं, क्योंकि कच्चा तेल जो है आयात करता है भारत और बेहद ही महत्वपूर्ण घटक दल है रक्षा क्षेत्र में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आसियान के लिहाज से भी दोनों देश एक बेहतरीन भागीदार रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी विदेश यात्रा पे जाते हैं तो वहाँ के भारतीय समुदाय में अलग ही उत्साह होता है, अलग ही जोश होता है और जब वो वहाँ जाएंगे तो भारतीय समुदाय से भी वो मुलाकात करेंगे। बिल्कुल, और भारतीय समुदाय की क्या कुछ कहना है वो भी हमने आपको सुनाया आपसे कुछ देर पहले। वो काफ़ी उत्सुक हैं प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के लिए, उनके साथ चर्चा करने के लिए कि आखिर वहाँ पर वो किस तरीके से रह रहे हैं। साथ ही अपनी बातें जो हैं वो प्रधानमंत्री के साथ साझा करेंगे। और जब भी प्रधानमंत्री किसी भी विदेश दौरे पर जाते हैं तो वहाँ पर मौजूद
भारतीय समुदाय के साथ मुलाकात जरूर करते हैं। और इस बार ब्रुनेई में भी ये मुलाकात होगी, जिसको लेकर के ब्रुनेई में जो भारतीय समुदाय है वो काफी उत्सुक है इस मुलाकात को लेकर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां पहुंचेंगे तो उसके बाद में कई सारी चीजों को लेकर बातचीत होगी, कई सारे MOU भी कहीं ना कहीं साइन होंगे, कई सारे। और इसके साथ ही अगर देखा जाए तो भारत और ब्रुनेई के जो आपसी संबंध है वो आगे आने वाले समय में और ज्यादा मजबूत होते हुए हमें नजर आएंगे। हर लिहाज से ये यात्रा प्रधानमंत्री की काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और प्रस्थान वक्तव्य में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ब्रुनेई राजनयिक संबंधों के 40 शानदार वर्ष पूरे हो चुके हैं और कहीं ना कहीं ये बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा होने वाली है। महामहिम सुल्तान हाजी हसनल बोलकिया से मिलने के लिए उत्सुक नजर आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके निमंत्रण पर पहुंच रहे हैं ब्रुनेई। और कहीं ना कहीं आपको बताएं कि ब्रुनेई की जो दारुसलाम सरकार है वो आसियान के साथ सहयोग के विस्तार और गहनता के लिए भारत की लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट नीतियों का समर्थन करती रही है। अगर रक्षा के लिहाज से बात करें तो भारतीय नौसेना और तटरक्षक जहाज़ों ने नियमित रूप से ब्रुनेई का दौरा किया है और 2 भारतीय रक्षा कंपनियां यानी कि भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और MKU लिमिटेड ने पहली बार जून 2024 में ब्रुनेई सशस्त्र बलों द्वारा आयोजित रक्षा उद्योग प्रदर्शनी में भाग भी लिया था। तो दोनों के देशों के बीच एक महत्वपूर्ण सहयोग दिखने वाला है और एक नया अध्याय दिखने वाला है, नए आयाम मिलने वाले हैं दोनों के रिश्तों को, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनेई के सुल्तान हाजी हसनल बोलकिया के निमंत्रण पर ब्रुनेई जा रहे हैं। और इस 2 दिवसीय दौरे का मकसद दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में आपसी संबंधों को प्रगाढ़ बनाना है, सुदृढ़ बनाना है, मजबूत बनाना है। और कहीं ना कहीं भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक के लिहाज से दोनों देश एक महत्वपूर्ण साझेदार भी हैं। तो सीधी तौर पर देखा जाए तो फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनेई पहुंचेंगे और ब्रुनेई के बाद 4 सितंबर यानी कि कल सिंगापुर के लिए रवाना होंगे। ब्रुनेई दारुसलाम की राजधानी बंदर सेरी बेगावन में भारतीय उच्चायोग की सभी आधुनिक सुविधाओं से युक्त नई इमारत बनाई गई है। PM मोदी अपने ब्रुनेई दारुसलाम दौरे के दौरान नई चांसरी इमारत का भी उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन के दौरान भारतीय प्रवासी और भारतीय राजनीतिक समुदाय से भी वो मुलाकात करेंगे और वहां उनके मौजूद रहने की उम्मीद जताई जा रही है। बंदर सेरी बेगावन में बनी भारत की नई चांसरी इमारत में परंपरा और आधुनिकता का खूबसूरत मिश्रण है। यह चांसरी ब्रुनेई के राजनयिक क्षेत्र में अन्य देशों के दूतावासों और उच्चायोगों के पास स्थित है। इसके निर्माण में 3 से 4 साल का समय लगा। वास्तुकला की दृष्टि से यह इमारत दुनिया भर में मौजूद बेहतरीन भारतीय उच्चायोगों दूतावासों में से एक है। इसे पारंपरिक भारतीय शैली में तैयार किया गया है। यहाँ एक हौज और 300 लोगों की क्षमता वाला एक बहुउद्देशीय हॉल बनाया गया है। The whole decor is conceptualized from the Indianness that we all have deep inside our souls. And here in Brunei, it is all about the Indian community and how the community come together when an event happens. And now we have Modi ji coming to Brunei, and that is our communal activity that we are going to give to the High Commission of India for the visit of our Prime Minister Modi. ब्रुनेई दारुसलाम में उद्घाटन समारोह को लेकर भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह है। ब्रुनेई भारत के द्विपक्षीय रिश्तों के लिए बहुत ही ऐतिहासिक ये क्रम है इस समय कि पहली बार भारत के प्रधानमंत्री महोदय की एक द्विपक्षीय रिश्तों की एक वार्ता हो रही है और इसकी भी संभावना है कि प्रधानमंत्री महोदय भारतीय उच्चायोग के नए भवन का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनेई दारुसलाम आएंगे तो अपनी यात्रा के पहले ही दिन वो यहाँ आएंगे। ये है भारत के उच्चायोग की नई चांसलरी बिल्डिंग और यहाँ पर उद्घाटन करेंगे वो इस बिल्डिंग का भारत के जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनके सामने और भारत की डिप्लोमेटिक कम्युनिटी के सामने। उद्घाटन के बाद भारत का जो उच्चायोग है वो यहाँ से काम करेगा। कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ मुनमुन भट्टाचार्य, DD न्यूज, बंदर सेरी बेगावन।
तो प्रधानमंत्री की यात्रा वाकई कई मायनों में खास और अहम है और इस पर हमारे संवाददाता भी इस वक्त ब्रुनेई में मौजूद है, उनसे भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले नया सवेरा में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीडी न्यूज। छोटे किसानों की शक्ति, कोऑपरेटिव की शक्ति और भारतीय नस्ले पशुओं की शक्ति मिलकर एक अलग ही ताकत बनती है। इस ताकत को बढ़ाने और डेयरी के विकास में जुड़े पशुपालकों, तकनीशियनों व डेयरी सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पशुपालन एवं डेयरी विभाग दे रहा है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, जिसमें इस बार से पूर्वोत्तर क्षेत्र को भी शामिल किया जा रहा है। आवेदन के लिए awards.gov.in पर जाएं या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर, पशु चिकित्सालय या पशुपालन और डेयरी विभाग से संपर्क करें। आवेदन 15 सितंबर 2024 तक। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। और हम आपको पल पल की खबर दे रहे हैं, जहां हम आपको बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर पहले ब्रुनेई के लिए रवाना हो चुके हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री का सिंगापुर का दौरा भी है। आइए अब नजर डालते हैं कि ब्रुनेई दारुसलाम की राजधानी और देश के सबसे बड़े शहर बंदर सेरी बेगावन पर। ये शहर ब्रुनेई का एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक और वित्तीय केंद्र भी है। ब्रुनेई दारुसलाम की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है बंदर सेरी बेगावन। ये एक वित्तीय केंद्र है और प्रशासनिक केंद्र भी है और ये एक बंदरगाह के लिए जाना जाता है जिसका नाम है मुआरा नदी बंदरगाह। बंदर सेरी बेगावान के स्थलों में सोने के गुंबद वाली सुल्तान उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद, जो दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है, इस्ताना नूरुल ईमान, 1788 कमरों वाला शाही महल और हसनल बोल्किया नेशनल स्टेडियम शामिल हैं। आधुनिक शहर के साथ साथ एक पुरानी बस्ती है जिसे कंपोंग आयर या वाटर विलेज कहा जाता है। यहाँ लोग नदी के किनारे खंभों पर बने घरों में रहते हैं। ऊंचे लकड़ी के रास्तों का एक नेटवर्क घरों को जोड़ता है। यह आधुनिक शहर 1920 में ब्रुनेई की राजधानी बन गया। 1970 तक इसे ब्रुनेई टाउन कहा जाता था। एक समय ऐसा था जब बंदर सेरी बेगावन कृषि व्यापार के क्षेत्र में एक बड़ा नाम था और ये एक नदी बंदरगाह के लिए भी जाना जाता था। फिर आया दूसरा विश्व युद्ध और यहाँ सब कुछ तहस नहस हो गया। ये शहर फिर से बना और आज की तारीख में वो एक बड़ा प्रशासनिक केंद्र है और वित्तीय केंद्र भी है और एक नदी बंदरगाह के लिए जाना जाता है जो मुआरा नदी पर है। कैमरामैन कुमार दत्ता और इंजीनियर रवि सिंह के साथ मैं मुनमुन भट्टाचार्य, बंदर सेरी बेगावन से दूरदर्शन न्यूज़ के लिए। और ब्रुनेई से जुड़ चुकी हमारी संवाददाता मुनमुन ज्यादा जानकारी के साथ। मुनमुन, आप ब्रुनेई में मौजूद हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आपसे कुछ देर पहले अपने विदेश दौरे के लिए रवाना हो चुके हैं। बेहद ही महत्वपूर्ण यात्रा मानी जा रही है क्योंकि कोई भी प्रधानमंत्री, भारतीय प्रधानमंत्री अभी तक ब्रुनेई की ज़मीन पर गया नहीं है, तो बेहद ही महत्वपूर्ण है। अगर बात करें क्षेत्रों की, विभिन्न क्षेत्रों की, तो किन किन क्षेत्रों पर दोनों देशों के बीच विचार विमर्श हो सकता है, क्योंकि ब्रुनेई भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और साथ ही साथ इंडो पैसिफिक में एक प्रमुख साझेदार भी है। जी बिल्कुल, सैन्य संबंध और स्पेस ये दो सेक्टर्स हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं अगर हम दोनों के रिश्तों की बात करें। और जहां तक सैन्य संबंधों की बात है, हम जानते हैं कि 2016 में एक MOU साइन हुआ था भारत और ब्रुनेई दारुसलाम के बीच में और 2021 में इसको 5 साल के लिए रिन्यू किया गया। तो अब देखना ये होगा कि क्या किसी जॉइंट वर्किंग ग्रुप का अनाउंसमेंट होगा या नहीं सैन्य संबंधों को लेके। हम देख रहे हैं कि नौसेना जहाज़ों का आदान प्रदान काफ़ी है, जिसको कहते हैं रेसिप्रोकल विजिट्स ऑफ नेवल शिप्स
ये ब्रुनेई दारुसलाम और भारत के बीच में सिलसिला चल रहा है। कम से कम 2006 से ये सिलसिला चल रहा है और हमने देखा कि 2006 में ही INS राणा और INS कुलिश यहाँ से गए, ब्रुनियन शोर्स पर आए और जहाँ तक ब्रुनियन शिप्स का कहें तो 2012 में अंडमान में एक एक्सरसाइज हुई थी जो मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज थी, उसका नाम था मिलन 2012। वहाँ पर एक रॉयल ब्रुनेई नेवी की जहाज ने उसमें शिरकत की थी। उसके अलावा 2016 में भी यहाँ से ब्रुनेई से जहाज आए मुंबई के लिए। और हम 2024 की बात करें तो हमारे एक जो कोस्ट गार्ड का जहाज है समुद्र पहरेदार, वो आया था ब्रुनेई शोर्स। और उसके अलावा INS किल्टन जो है वो भी यहाँ आया था। और उसके अलावा हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे जॉइंट एक्सरसाइजेज हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग है, ट्रेनिंग है। जो डिफेंस पर्सनल है दोनों कंट्रीज़ के, वो एक दूसरे के डिफेंस एक्सपोजिशंस में और डिफेंस एग्जीबिशंस में, डिफेंस कोर्सेज में, चाहे वो ऑनलाइन हो या फिर फिजिकल हो, इन सब में शिरकत कर रहे हैं। तो डिफेंस एक बड़ा क्षेत्र है। दूसरा स्पेस का क्षेत्र है। यहाँ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्या कोई अग्रीमेंट होगा दोनों देशों के बीच में, क्या कोई समझौता होगा, क्योंकि यहाँ पर एक टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कंट्रोल स्टेशन बना हुआ है जो जितने भी सैटेलाइट लॉन्चेस होते हैं जो ईस्टवर्ड होते हैं और जो लॉन्च व्हीकल्स के लॉन्च होते हैं उनको बहुत क्लोजली से ट्रैक और मॉनिटर करता है। तो ऐसा एक्सपेक्टेड है कि उस क्षेत्र में कुछ संभावना लग रही है MOU की, लेकिन देखना होगा MOU कितने साइन हो पाते हैं। जी मुनमुन, अगर देखा जाए तो 40 साल के जो संबंध है भारत और ब्रुनेई के, वो काफ़ी अच्छे रहे हैं और ये संबंध जो है आगे और अच्छे होते हुए नजर आएंगे और मजबूत होंगे। आपसे जानना चाहेंगे, प्रधानमंत्री यहाँ से तो रवाना हो चुके हैं भारत से, लेकिन जब वो ब्रुनेई पहुँचेंगे तो उनका किस तरीके से आगे का कार्यक्रम रहेगा? जी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनेई शाम को पहुंचेंगे। यहाँ पर 5 बजे के करीब लोकल टाइम की अगर हम बात करें, उस समय भारत में करीबन 2:30 बज रहा होगा। और उसके बाद प्रधानमंत्री आएंगे और हमने देखा है कि इनफॉर्मल इंटरैक्शन होता है भारतीय मूल के लोगों के साथ, तो उसी तरीके से एक इनफॉर्मल इंटरैक्शन की अपेक्षा है यहाँ पर। उसके बाद प्रधानमंत्री जाएंगे नई चांसरी बिल्डिंग, वहाँ पर जो भारतीय उच्चायोग है उसके लिए ये चांसरी बिल्डिंग बनाई गई है, उसका वो लोकार्पण करेंगे और वहाँ पे भी भारतीय मूल के लोग कुछ मौजूद होंगे। उसके बाद वो उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद जाएंगे जो अभी यहाँ पे जो राजा हैं, जो सुल्तान हाजी हैं, उनके पिता के ऊपर इसका नाम रखा गया है। तो वहाँ पे भी वो भारतीय समुदाय के लोगों के साथ मिलेंगे। और उसके बाद अगला दिन जब होगा तब दोनों देशों के बीच में प्रतिनिधि स्तर की वार्ता होगी और दोनों जो प्रमुख हैं उनके बीच में भी वार्ता होगी। जी मुनमुन, संक्षेप में आपसे पूछना चाहेंगे मुनमुन कि ब्रुनेई में भारतीय समुदाय की क्या संख्या है और भारतीय समुदाय वहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर कितना उत्साहित नजर आ रहा है? जी, बहुत ही ज़्यादा उत्साहित नज़र आ रहा है। मैंने काफ़ी लोगों से यहाँ बात करी। अगर मैं एक पूरा परिप्रेक्ष्य आपको दूं तो ये बता सकती हूँ कि 14,000 से 15,000 की संख्या है यहाँ पे भारतीय मूल के लोगों की। ये बहुत ही छोटा देश है क्योंकि ये 5,000 स्क्वायर किलोमीटर्स में बना हुआ है। यहाँ पे जो जनसंख्या है वो 5 लाख से भी कम है, लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट है, गुडविल है। अगर हम 50% से ज़्यादा जो भारतीय हैं उनकी बात करें तो काफ़ी लोग अनस्किल्ड लेबर हैं, सेमी स्किल्ड लेबर हैं, लेकिन जो इंडियन प्रोफेशनल्स हैं उनकी तादाद बढ़ती जा रही है, चाहे वो टीचर्स हों, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो इंजीनियर्स हों, चाहे वो IT प्रोफेशनल्स हों, और उनको काफ़ी यहाँ पे रिस्पेक्ट दिया जाता है। और जब मैंने बात करी यहाँ भारतीय मूल के लोगों से तो उन्होंने कहा कि पहली बार मिलेंगे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और वो बहुत ही उत्साहित थे। एक ने कहा कि उनको किसी ने कहा कि यहाँ तो सिर्फ आपकी संख्या 20,000 भी नहीं है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत से यहाँ आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए। वो कह रहे थे कि एनर्जी लेवल्स देखिए प्रधानमंत्री की, वो एक विदेश यात्रा से दूसरी विदेश यात्रा जाते हैं, रेस्ट नहीं करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो याद कर रहे थे। और यहाँ पे काफ़ी एक्टिव है भारतीय समुदाय, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे जो भारत के पर्व हैं वो बनाए जाते हैं, दिवाली हो, ओणम हो, पोंगल हो, रिपब्लिक डे हो, इंडिपेंडेंस डे हो, तो काफ़ी एक्टिव और काफ़ी कनेक्टेड यहाँ का भारतीय समुदाय है। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मुनमुन, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। आगे भी आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे।
यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि मौसम का हाल और किन किन राज्यों में अगले 24 घंटे के लिए मौसम विभाग ने हाई अलर्ट जारी किया है। ये सब इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए नया सवेरा। इसी जान जो है सारे घर की दुलारी, उसकी सुरक्षा और स्वास्थ्य है हम सब की जिम्मेदारी। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को दस्त से बचाने के लिए तैयार है परिवार। रक्षा, रोकथाम और उपचार। रक्षा के लिए 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध पिलाएं। रोकथाम मतलब साफ घर, साफ टॉयलेट और साफ बर्तन, और खाना बनाने से पहले और शौच या मल साफ करने के बाद हाथ अच्छे से धोएं। उपचार के लिए जब बच्चे को दस्त लगे तो उसे तुरंत ORS का घोल पिलाएं और 2 हफ्ते तक जिंक की गोली दें। दस्त होते ही अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से जल्द संपर्क करें। ORS और जिंक की गोलियां स्वास्थ्य केंद्र पर निशुल्क उपलब्ध हैं। जब बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो हंसते मुस्कुराते रहेंगे। याद रहे, दस्त के विरुद्ध तैयार है परिवार। रक्षा, रोकथाम और उपचार। अधिक जानकारी के लिए आशा दीदी से संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। ब्रेक से पहले जैसे हमने आपको बताया कि मौसम विभाग की तरफ से किस किस राज्य में और किस किस जिलों में रेड अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया, वो आपको बताएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं तेलंगाना की। दरअसल तेलंगाना के खम्मम में भारी बारिश की वजह से करुणागिरी गांव में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है और बाढ़ का पानी गांव में घुस जाने की वजह से आम जनजीवन जो है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। वहीं राज्य भर में भारी बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 16 लोगों की मौत हो गई है और कई लोगों के बह जाने की भी आशंका है। राज्य भर में 110 राहत शिविर लगाए गए हैं और 4000 से अधिक बाढ़ पीड़ितों को सुरक्षित स्थान पर विस्थापित किया गया है। भारी बारिश के कारण 5000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का नुकसान हुआ है, जिसमें सड़क और भवन विभाग को 2362 करोड़ रुपए की क्षति पहुंची है। वहीं लगातार बारिश की वजह से 4,15,000 एकड़ क्षेत्र की जो फसल है उसको भी काफी नुकसान पहुंचा है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने सोमवार को बाढ़ प्रभावित खम्मम और सूर्यापेट जिलों का भी दौरा किया। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राहत उपायों की समीक्षा की। साथ ही राज्य सरकार प्रत्येक प्रभावित परिवार को तत्काल सहायता के रूप में 10,000 और मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए आर्थिक मदद भी देगी। और इसी बीच मौसम विभाग ने कई जिलों में बारिश की संभावना भी जताई है। वहीं तेलंगाना के बाद बात करें अगर आंध्र प्रदेश में मौसम की, तो यहाँ पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। विजयवाड़ा में सैकड़ों लोग सुरक्षित स्थान पर शरण लिए हुए हैं। और इसी बीच भारतीय वायुसेना ने विजयवाड़ा के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत अभियान चलाया। विजयवाड़ा में राहत कार्यों में सहायता के लिए 2 इल्यूशन 76 और C-130 सहित 4 विमान देश के विभिन्न हिस्सों में NDRF की टीम और राहत सामग्री लेकर आए। वहीं बात करें अगर गुजरात की, तो गुजरात में भी आफत की बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। गुजरात के अलग अलग हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश परेशानी का कारण बनी हुई है। नवसारी समेत राज्य के कई जिले जलमग्न हो गए हैं। वहीं जिसमें अगर देखा जाए तो अंबिका, विश्वामित्री और नर्मदा नदियां समेत तालाब और नालों में पानी उफान पर है। नवसारी में अंबिका नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। भारी बारिश के कारण डांग जिले के आहवा में खापरी नदी का जलस्तर भी बढ़ा हुआ है। वहीं नादियाड के कुछ हिस्सों में हुई भारी बारिश की वजह से सड़कों पर जलभराव की स्थिति बन गई। इसके अलावा अगर देखा जाए तो मौसम विभाग ने फिलहाल भारी बारिश का रेड अलर्ट भी जारी किया हुआ है। उधर
बात करें अगर महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में भारी बारिश के कारण जामनेर तालुका में वाघूर नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बिल्कुल, नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा ज्यादा बन गया है। और इसी बीच जलगांव के कलेक्टर आयुष प्रसाद ने जिला प्रशासनिक टीम के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण भी किया है। और इस दौरान की ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जब वो वहां पर पहुंचे बाढ़ प्रभावित इलाकों में और निरीक्षण करते हुए नजर आए हैं। तो महाराष्ट्र में भारी बारिश की स्थिति कहीं ना कहीं बनी हुई है। कलेक्टर और प्रशासनिक टीम ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया है। वहीं जम्मू कश्मीर के रियासी में खराब मौसम के कारण आज सभी स्कूल बंद रहेंगे। एहतियात के तौर पर रियासी के मुख्य शिक्षा अधिकारी ने यह फैसला किया है। बिल्कुल, दरअसल आपको बता दें कि मौसम की स्थिति को देखते हुए एहतियात के तौर पर सभी सरकारी और निजी स्कूलों को बंद रखने का ये फैसला जारी किया गया है जम्मू कश्मीर के अंदर। और इसी बीच चलिए हैदराबाद से हमारी सुप्रशांति हमारी संवाददाता इस वक्त जुड़ रहे हैं। सुप्रशांति, क्या कुछ स्थिति है मौसम को लेकर अगर हम देखें तो? हाँ, तेलंगाना में ये मौसम का सिचुएशन थोड़ा सा बेहतर है। आज थोड़ा कल से कंपेयर करने से आज थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट दिख रही है जी। ये दक्षिण तेलंगाना में जो लोगों को राहत मिल गई है, ये भारी बारिश है। लेकिन जो लोग हैं जो उत्तरी तेलंगाना में है, जिन लोगों कल से उधर ये मध्यम से भारी बारिश हो रही है। इसी वजह से, इसी कारण से ये गवर्नमेंट ने इसी जिलों को, उत्तरी तेलंगाना जिलों को और थोड़ा अलर्ट रहने के लिए बोले थे। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने कल इस जिलों का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के साथ टेली कॉन्फ्रेंस की थी और उनको कहे थे कि पूरा कदम ले ले और देखना है कि कुछ नुकसान नहीं होना, किसी जान का और माल का नुकसान नहीं होना। और बोले कि सारा मेजर्स जो रिलीफ ऑपरेशन है उनको थोड़ा सा जोर से करने के लिए बोली थी। इसी बीच में ये चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कल खम्मम डिस्ट्रिक्ट में दौरा किए थे। खम्मम डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा नुकसान हुई थी। इधर बहुत सारा इलाकों में ये बारिश के वजह से नुकसान ज़्यादा है और चीफ मिनिस्टर ने इस इलाकों को देखे थे और सीनियर ऑफिशियल्स के साथ समीक्षा की थी और बाद में कहे थे कि बारिश के वजह से जिन परिवारों का नुकसान हुआ है उनको ये इमीडिएट असिस्टेंस 10,000 तक तो दे जाएंगे, मिलेगा। और बारिश के वजह से जिसका मौत हुई उनको सरकार ने 5 लाख तक फाइनेंशियल असिस्टेंस देगा जी। और कल रात ये राज्य सरकार ने एक स्टेटमेंट अनाउंस दी थी और कहा कि ये बारिश के वजह से ये 5,000 करोड़ से ज़्यादा नुकसान हुई है और इसमें ज़्यादा रोड एंड बिल्डिंग्स को 2,000 तक नुकसान हुआ है। और भी कहा है कि ये 4,15,000 खेत क्षेत्र में ये खेतों का फसलें का तो फसलें डैमेज हो गए हैं और कहा है कि ये प्रिलिमिनरी एस्टिमेट्स हैं और रेन्यूमरेशन का लॉसेस तो और भी होगा, पूरा होगा जी। और इस बीच में ये मौसम विभाग ने कहा कि आज भी बारिश 11 जिले में होने का चांसेस हैं और इधर ये माध्यम से भारी वर्षा होने का उम्मीद है। तो इसलिए सरकार ने इसी 11 जिलों को और ज़्यादा अलर्ट होने के लिए कह दिया है जी। सुप्रशांति, तो तेलंगाना के 11 जिलों में आज मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। फिलहाल सुप्रशांति, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे राष्ट्रपति का महाराष्ट्र दौरा। ये सब इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए नया सवेरा। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए
IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं नया सवेरा, और नया सवेरा में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस वक्त 3 दिवसीय दौरे पर महाराष्ट्र में हैं और दौरे के दूसरे दिन यानी कि आज वो पुणे में सिम्बियोसिस इंटरनेशनल के 21वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे और उसे संबोधित करेंगी। इसके बाद राष्ट्रपति मुंबई में महाराष्ट्र विधान परिषद के शताब्दी वर्ष समारोह में शामिल होंगे। राष्ट्रपति कल लातूर के उदगीर में बुद्ध विहार का उद्घाटन करेंगे। साथ ही वे उदगीर में महाराष्ट्र सरकार की शासन अल्पयादारी और मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना के लाभार्थियों की सभा को भी संबोधित करेंगे। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज पुणे में सिम्बायोसिस इंटरनेशनल के 21वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। साथ ही आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधान परिषद के शताब्दी वर्ष समारोह में भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिरकत करने वाली हैं। और चलिए नया सवेरा में आगे बढ़ते हुए बात अब उत्तर प्रदेश की, जहां आपको बता दें कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मैनपुरी के बरनाहल में 361 करोड़ रुपए की कई सारी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए नजर आएंगे। और ये 379 विभिन्न योजनाएं पात्र लाभार्थियों को ऋण और किसानों को कृषि यंत्र वितरित करेंगी। इसके अलावा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 135 स्वयं सहायता समूह को 8.10 करोड़ की कैश क्रेडिट लिमिट भी दी जाएगी। और इसके साथ साथ 393 छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन और टैबलेट भी वितरित किए जाएंगे। इसके बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करेंगे और जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक करने का भी उनका कार्यक्रम है। साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह और उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय भी मौजूद रहेंगे। और खबर अब शराब नीति घोटाले से जुड़ी हुई, जहां इस मामले में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत का आज अंतिम दिन है। बिल्कुल, आज उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां आपको बता दें कि 27 अगस्त को अरविंद केजरीवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश किया गया था, जहां सीबीआई ने उनकी 14 दिन के न्यायिक हिरासत की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने इसे 1 हफ्ते के लिए बढ़ाया था। और इस दौरान कोर्ट ने सीबीआई की चौथी सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर अपना फैसला भी सुरक्षित रख लिया था। और जिस पर आज सुनवाई होनी है 23 अगस्त को, बता दें आपको, सीबीआई ने अदालत को बताया था कि उन्हें केजरीवाल और आप विधायक दुर्गेश पाठक के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी मिल गई है। साथ ही आपको बताएं कि सीबीआई ने 26 जून को शराब नीति केस में भ्रष्टाचार के आरोपों पर केजरीवाल को गिरफ्तार किया था, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरविंद केजरीवाल को 12 जुलाई को जमानत दे दी थी। और चलिए नया सवेरा में अब रुक करते हैं अगली खबर का। केंद्र सरकार ने 23वें विधि आयोग के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। 3 वर्ष के लिए बनाए गए इस आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त 2027 तक होगा। आयोग में पूर्णकालिक अध्यक्ष और सदस्य सचिव सहित 4 सदस्य इसमें रहेंगे। साथ ही विधि मामलों के विभाग के सचिव और संसदीय मामलों के विभाग के सचिव आयोग के पदेन सदस्य होंगे। इसमें 5 अंशकालिक सदस्य भी हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कार्यरत न्यायाधीश इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्य होंगे। अधिसूचना के अनुसार वे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अपनी सेवानिवृत्ति की तिथि या आयोग का कार्यकाल समाप्त होने तक में से जो भी अवधि पहले पूरी हो जाएगी उस समय तक पूर्णकालिक आधार पर वो कार्यरत रहेंगे। और इसी बीच बात कर लेते हैं हम अपने पड़ोसी देश श्रीलंका की। दरअसल श्रीलंका में 21 सितंबर को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने वाले हैं। श्रीलंका पोडुजाना पेरमुना पार्टी SLPP के राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी नमल राजपक्षे ने आज कोलंबो में अपना चुनाव घोषणा पत्र जारी किया और इस घोषणा पत्र में इस अवसर पर पूर्व राष्ट्रपति गोटाबया राजपक्षे और महिंदा राजपक्षे भी उपस्थित रहे। राष्ट्रपति पद के अन्य प्रमुख उम्मीदवार वर्तमान राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, साजिद प्रेमदासा और NPP उम्मीदवार अनुरा कुमार
दियानिके ने पिछले सप्ताह अपने अपने घोषणा पत्र जारी किए थे। वहीं आपको बता दें कि राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे एक बार फिर चुनावों में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को उम्मीद है कि आर्थिक संकट के बाद उन्होंने जो भूमिका निभाई उसके आधार पर मतदाता उनकी किस्मत का फैसला करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि पिछले चुनाव में शामिल 35 उम्मीदवारों के मुकाबले इस बार के चुनाव में अब तक के सर्वाधिक यानी 38 उम्मीदवार होंगे। तो श्रीलंका में 21 सितंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव और इस राष्ट्रपति चुनावों में बहुत ही रोमांचक मोड़ जो है वो दिखता हुआ नजर आ रहा है। कोलंबो से संवाददाता अहमद मोइन फारूकी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अहमद, आपसे जानना चाहेंगे कि कल नमा राज्य पक्ष ने अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी किया है, किन किन मुख्य बातों का जिक्र किया है जो श्रीलंका के निवासियों के लिए लाभदायक आगे हो सकती है अगर वो जीतते हैं। इसके साथ साथ हमने पहले देखा है कि श्रीलंका किस तरीके से इकोनॉमिक क्राइसिस के साथ गुजरा है, ऐसे मौके पर राष्ट्रपति चुनाव हो रहे हैं तो किस किस तरीके के प्रतिद्वंदी नजर आ रहे हैं और चुनाव रोमांचक मोड़ लेता हुआ नजर आ रहा है। भावना, कृतिका, आप दोनों को सुप्रभात, हमारे दर्शकों को भी सुप्रभात श्रीलंका से। पहली बात तो ये है कि हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है ये। आर्थिक संकट जो श्रीलंका ने देखा था 2022 में, जिस वक्त भारत ने $4.5 बिलियन की बहुत ही महत्वपूर्ण सहायता करी थी, उसके बाद जाके थोड़ा बहुत आर्थिक जो स्थिति है स्थिरता आई है अभी श्रीलंका में। और इसी बीच रानिल विक्रमसिंघे जो मौजूदा राष्ट्रपति हैं वो उम्मीद कर रहे हैं कि लोग शायद उनको उनके 2-2.5 साल के पीरियड में जो उन्होंने कार्यकाल में उन्होंने जो काम किए हैं उसके ऊपर लोग उनको जज करेंगे और उनको वोट देंगे। वहीं पर जो सर्वेज हैं और काफी जो लोग हैं उनका ये मानना है कि एसजेबी के जो उम्मीदवार हैं साजिद प्रेमदासा और एनपीपी के उम्मीदवार हैं अनुर कुमार दिसानायका, ये दो उम्मीदवार सबसे आगे चल रहे हैं। और उसके बाद रानिल विक्रमसिंघे अपनी पॉपुलैरिटी थोड़ा बहुत बढ़ा रहे हैं। नामल राजपक्षा की जो पॉपुलैरिटी रही है वो थोड़ी सी इम्पैक्टेड रही है, क्योंकि 2019 में गोटाबाया राजपक्षा एसएलपीपी के कैंडिडेट थे और उन्होंने बहुत सीधा पॉपुलिस्ट स्कीम्स बताई थी, इनकम टैक्स काफी कम किया था और वो भारी मात्रा में वोट बटोरते हुए उन्होंने जीत हासिल की थी। लेकिन 2022 में जो आर्थिक संकट आया, लोग कहीं ना कहीं उनको उसका जिम्मेदार मानते हैं और ठहराते हैं और उसी वजह से इसका खामियाजा शायद नामल को भी देखना पड़े। लेकिन बाकी अगर लोगों की बात की जाए तो ये जो मैंने 3 नाम बताए, पहली बात साजिद प्रेमदासा, अनुर कुमार दिसानायका और रानिल विक्रमसिंघे, ये तीनों जो टॉप कंटेंडर्स माने जा सकते हैं अभी के लिए। जी अहमद मोइन, अगर देखा जाए तो वहां पर जो लोग हैं उनके बीच में क्या कुछ अहम मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रखते हुए इस बार वो मतदान कर सकते हैं, और सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो उनके लिए क्या कुछ अहम मुद्दे हैं? कृतिका, देखिए, यहाँ सबसे बड़ा जो मुद्दा रहा है वो था कि जब आर्थिक संकट आई थी लोगों के हाथ में पैसा मौजूद नहीं था, इन्फ्लेशन बहुत भारी हो गया था, 70% तक चला गया था। तो वैसे में डिस्पोजेबल इनकम जिसे हम कहते हैं वो लोगों के हाथ में मौजूद नहीं था, क्योंकि एट द एंड ऑफ द मंथ अगर आप सारे अपने खर्च खत्म कर दें तो हाथ में आपके पास कुछ बचता नहीं था। एक तरफ लोन्स का जो इंटरेस्ट था वो बढ़ता जा रहा था और दूसरी तरफ इनकम टैक्स भी बढ़ता जा रहा था। तो ऐसी चीजों को टैकल करने के लिए वो ये सोच रहे होंगे कि हमारी मुसीबतों को समाधान कौन दे सकता है, वो इस डायरेक्शन में पहली बात सोच रहे हैं। दूसरा जो लोगों का मुद्दा रहा है वो है इंडस्ट्री और जॉब क्रिएशन का। वो ये मानते हैं कि हम हमेशा अगर इंपोर्ट के ऊपर अगर डिपेंडेंट रहें तो उससे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि रेवेन्यू हमेशा बरकरार रहेगा। जैसे हमने देखा 2019 में यहाँ ईस्टर अटैक हुए थे और उसके बाद कोविड पैंडेमिक आया था, उस दौरान टूरिज्म जो प्राइमरी यहाँ का मेन स्टे रहा है, फॉरेन एक्सचेंज का इनवर्ड जो रेमिटेंस होते हैं उसके साथ साथ टूरिज्म एक बहुत अहम एरिया है, तो वो बहुत ज्यादा भारी मात्रा में उसको इम्पैक्ट हुआ था। तो ये लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पर अगर लोकल अपॉर्चुनिटीज बने तो लोगों के हाथ में शायद बेहतर सिचुएशन हो पाएगी अगर दूसरे को कोई जॉब अगर उनके पास रहे तो। तीसरी चीज, लोग ये सोच रहे हैं कि उनके पास आगे की स्किल्स डेवलप करने के लिए कोई एक अपॉर्चुनिटी रहे, एडवांस डिग्रीज के लिए यूनिवर्सिटीज बनी रहे, तो ये सारी चीजें लोगों के मन पे हैं। ठीक, कृतिका।
जी अहमद फारूकी, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रीलंका में 31 सितंबर को राष्ट्रपति पद के चुनावों के लिए सरगर्मियां तेज हो गई हैं और मामला कहीं ना कहीं त्रिकोणीय नजर आ रहा है। फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते अब आगे। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने आधिकारिक तौर पर IIT दिल्ली अबू धाबी परिसर का उद्घाटन किया है। बिल्कुल, आपको बता दें कि प्रतिष्ठित IIT ब्रांड को UAE में स्थापित करना अंतरराष्ट्रीय इंजीनियरिंग शिक्षा के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है और इस अवसर पर कंप्यूटर विज्ञान इंजीनियरिंग और ऊर्जा इंजीनियरिंग के 52 स्नातक छात्रों के उद्घाटन बैच का भी स्वागत किया गया। स्नातक कार्यक्रम के लिए छात्रों का चयन प्रतिष्ठित JEE एडवांस परीक्षा और विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए डिजाइन किए गए संयुक्त प्रवेश परीक्षा के माध्यम से किया गया। नए कैंपस से भारत, अमीरात और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभाएं भी एक साथ आती हुई नजर आएंगी। परिसर की स्थापना फरवरी 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान द्वारा अपनाए गए विजन दस्तावेज के एक प्रमुख पहलू को पूरा करता है। यह दस्तावेज दोनों देशों के बीच सहयोग के लिए एक रोड मैप के रूप में भी कार्य करता है। और चलिए नया खबर में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं आगामी त्योहार को लेकर। दरअसल देश भर में गणेश चतुर्थी उत्सव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। तमिलनाडु के मदुरै में भगवान श्री गणेश की पर्यावरण अनुकूल मूर्तियां इस वक्त बनाई जा रही हैं। तस्वीरों के आप जरिए देख रहे हैं कि पर्यावरण को साफ रखने के लिए इस साल गणेश चतुर्थी में लोगों ने इको फ्रेंडली मूर्तियों को बनाया है। गणेश महोत्सव हर साल 10 दिनों तक बड़े उत्साह के साथ पूरे देश भर में मनाया जाता है। और नया समय वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पर आपको बताएंगे कि आज अखबारों में की सुर्खियां क्या कुछ है। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब वक्त हो चला है जानने का कि आज अखबारों में कौन सी सुर्खियां मुख्यतः प्रकाशित हुई हैं। और अखबारों की सुर्खियां जानने के लिए सीधा रुख करते हैं हमारी सहयोगी संध्या का। संध्या, सुप्रभात। आज जो आपके सामने अखबार है उनमें क्या कुछ अहम सुर्खियां प्रकाशित की गई हैं? सुप्रभात कृतिका और भावना। अखबारों की सुर्खियों की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 3 दिवसीय समन्वय बैठक आज अखबारों में पहले पेज पर प्रकाशित हुई है। दरअसल कल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने बताया कि किन किन विषयों पर, किन किन मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा हुई और उसी के साथ एक हेडलाइन आज जनसत्ता अखबार ने अपने पहले पेज पर प्रकाशित की और बताया कि जातिगत जनगणना जनहित के लिए हो, सियासी औजार ना बने, ये इस बैठक के दौरान कहा गया। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मंशा के साथ इस खबर को हेडलाइन बनाया गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय सहारा अखबार ने आज पहले पेज पर कल हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की जो बैठक हुई थी और उसमें जो कुछ खास फैसले लिए गए उस खबर को आज हेडलाइन के साथ प्रकाशित किया है और खास तौर पर यह भी बताया कि मुंबई और इंदौर के बीच बिछेगी नई रेल लाइन। जी हां, इससे 18,036 करोड़ रुपए इसमें खर्च होंगे और 309 किलोमीटर की दूरी जो है ये इस रेल लाइन के दौरान होगी और 2028-29 तक इसका काम पूरा कर लिया जाएगा। इससे पर्यटन और साथ ही साथ धार्मिक स्थलों को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा एक और खबर की बात करें तो ये एम्स से जुड़ी हुई खबर है और आपको बता दें कि AI किस तरह से सहयोग कर रहा है उपचार में भी, उसे इस खबर के माध्यम से प्रकाशित किया गया है। हिंदुस्तान अखबार ने आज कुछ अलग कॉलम के साथ अपने पहले पेज पर इस खबर को प्रकाशित किया और बताया है कि तस्वीर देखकर कॉर्निया की बीमारी बता देगा AI। जी हाँ, ये 4,000 से ज़्यादा मरीजों पर इसका परीक्षण किया गया, तो ये एक बेहद ही महत्वपूर्ण खबर। इसके अलावा एक और खबर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद पहली बार चुनाव होने हैं और इन 5 सालों में किस तरह से तस्वीर बदली है, इसको लेकर के आज राष्ट्रीय जागरण अखबार ने अपने दैनिक जागरण अखबार ने राष्ट्रीय जागरण कॉलम के साथ इस खबर को प्रकाशित किया और बताया है कि किस तरह से नशे पर विजय पाकर फतेहपोरा की पंचायत ने विकास की कहानी लिखी है। महिलाएं आत्मनिर्भर हुई है, सशक्त हुई हैं और साथ ही साथ इस पंचायत के
माध्यम से किस तरह से काम किया जा रहा है वो बताया गया है। एक और खबर की बात करते हैं। देश विदेश पेज पर हरिभूमि अखबार ने इस खबर को लिया है और आपको बता दें कि भूमध्य सागर में भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के बीच वरुण युद्धाभ्यास की शुरुआत हो चुकी है और भारतीय नौसेना का लंबी दूरी का समुद्री निगरानी विमान P-8I इसमें भाग ले रहा है। 6 दशक बाद ये तैनाती की गई है। तो इस खबर को भी आज प्रकाशित किया। और चलते चलते एक और खबर की बात करें जो कि नवभारत टाइम्स अखबार ने प्रकाशित की है। इसके अलावा अन्य प्रमुख अखबारों में भी आज ये खबर देखने को मिली है। गाजा से बंधक छुड़ाए जाएं, इस मांग को लेकर के इजराइल में सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ। रविवार से विरोध प्रदर्शन जारी है और कल जो विरोध प्रदर्शन हुआ इसमें 7 लाख लोग नेतन्याहू के खिलाफ सड़क पर उतरे। तो इस खबर को भी आज अखबारों ने प्रमुखता के साथ स्थान दिया है। संध्या अखबारों में प्रकाशित मुख्य खबरों को हमारे दर्शकों तक प्रस्तुत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए इसी के साथ हम नया सवेरा में बढ़ते आगे और अब देख लेते हैं मौसम का हाल मौसम के मिजाज में। और इसी के साथ चलिए नया सवेरा में वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। आज के अंक में इतना ही, लेकिन जाने से पहले हर बार की तरह आपको छोड़ के जाएंगे कुछ बेहतरीन तस्वीरों के साथ। और ये बेहतरीन तस्वीरें आ रही हैं कर्नाटक से। कर्नाटक के पश्चिमी घाट में बसा जोग फॉल्स भारत के सबसे विस्मयकारी प्राकृतिक आश्रयों में से एक है। भारत का न्यागरा कहे जाने वाले इस झरने की भव्यता से सैलानियों को आकर्षित करती रही है। नया सवेरा में इतना ही। मुझे, कृतिका और नया सवेरा की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।